कुमार केपी प्रस्तुत करते हैं श्री राम भजन अंबेडकर विद्यालय, मुदिला बाजार, महाराजगंज द्वारा। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल आइडिया की जो एक चिंगारी की तरह शुरू हुआ और जिसने पूरे यूरोप का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है राष्ट्रवाद की, यानी नेशनलिज्म की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक महाद्वीप जो बिखरे हुए साम्राज्यों और राजघरानों से भरा था, वो आज के देशों वाला महाद्वीप कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है 19वीं सदी के यूरोप के इतिहास में। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो एहसास है जब लोग अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने साझे इतिहास पर गर्व महसूस करते हैं। यही वो भावना थी जिसने लोगों में एकता की एक जबरदस्त इच्छा जगाई और उस दौर में ये बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस आग की चिंगारी आई कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई 1789 में फ्रांस से। वहां एक ऐसी क्रांति हुई जिसने मॉडर्न नेशनलिज्म की नींव रखी और पूरे यूरोप में एक नई लहर दौड़ा दी। इस क्रांति ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया को 3 जादुई शब्द दिए: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और ये विचार उस समय के हिसाब से सोचिए कितना रेवोल्यूशनरी था। इसने ऐलान कर दिया कि सारे नागरिक बराबर हैं और सत्ता किसी राजा या रानी की नहीं बल्कि लोगों की होगी, यानी कि राष्ट्र की। और फिर एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। और मजे की बात देखिए, एक तरफ तो वो पूरे यूरोप को जीत रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो अनजाने में ही राष्ट्रवाद के बीज बो रहा था। उसने नेपोलियनिक कोड जैसे नए कानून बनाए, पुराने टैक्स खत्म किए। इससे आम लोगों को पहली बार लगा कि वो भी सिस्टम का हिस्सा है और वे अपने देश के बारे में सोचने लगे। अब देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ, इसमें पूरी एक सदी लग गई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लेकर 1871 में जर्मनी के एकीकरण तक, ये टाइमलाइन हमें उस पूरे दौर के उतार चढ़ाव की एक झलक देती है। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़े बदलाव का विरोध भी होता है। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं था। ये नए और पुराने विचारों के बीच एक जबरदस्त खींचतान का दौर था। एक तरफ राष्ट्रवाद की नई लहर थी, तो दूसरी तरफ पुरानी राजशाही अपनी सत्ता बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। तो हुआ ये कि नेपोलियन की हार के बाद 1815 में वियना में यूरोप के सारे पुराने राजा महाराजा इकट्ठे हुए और उनका मकसद सिर्फ एक था: समय का पहिया पीछे घुमाना। उन्होंने जनता की आवाज को दबाने और अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने की हर कोशिश की। लेकिन अब एक नई ताकत मैदान में आ चुकी थी: उदारवाद। जो नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, जो स्टूडेंट्स थे, वो अब चुप बैठने को तैयार नहीं थे। वो क्या मांग रहे थे? व्यापार की आज़ादी, अपना राष्ट्रीय झंडा, अपनी भाषा और सबसे बढ़कर एक लिखा हुआ संविधान। और जब उनकी आवाज को दबाया गया तो पूरे यूरोप में सीक्रेट क्रांतिकारी सोसाइटियां बनने लगी। चलिए, अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, उस हिस्से पर जहां राष्ट्रवाद की आखिर में जीत होती है। और हम देखेंगे कि कैसे यूरोप के 2 बड़े देश, जर्मनी और इटली, एक राष्ट्र के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरे। जर्मनी का मामला बड़ा दिलचस्प है। ये 39 अलग अलग राज्यों में बिखरा हुआ था। 1848 में लोगों ने कोशिश की, पर उनकी बगावत को कुचल दिया गया। और फिर स्टेज पर आए प्रशिया के प्राइम मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने कहा कि देश भाषणों से नहीं, लॉ और रक्त से बनते हैं। और उन्होंने युद्ध और कूटनीति के दम पर 1871 तक एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य बना ही दिया। अब अगर जर्मनी का रास्ता टॉप डाउन था, तो इटली की कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ कोई एक बिस्मार्क नहीं था, बल्कि यहाँ थे 3 हीरो: मेत्सीनी का क्रांतिकारी जुनून, कावूर की चालाक राजनीति और गैरीबाल्डी की जोशीली रेड शर्ट्स आर्मी। यहाँ एकीकरण ऊपर से थोपा नहीं गया, बल्कि जनता के आंदोलन और राजनीति के एक जबरदस्त मेल से हासिल हुआ। तो राष्ट्रवाद ने देश तो बना दिए, लोगों को एक पहचान दी, पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा जोड़ने वाली ताकत ही थी, या यही ताकत बंटवारे का कारण भी बन सकती थी? और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे बाल्कन इलाके की, जिसे यूं ही यूरोप का बारूद घर नहीं कहा जाता था। यहाँ राष्ट्रवाद ने एक बहुत ही विस्फोटक रूप ले लिया।
देखिए, दक्षिण पूर्वी यूरोप का ये जो इलाका था, यहाँ कई अलग अलग तरह के लोग रहते थे और ये सब कमजोर हो रहे ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी चाहते थे। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रवाद का मतलब हम सब एक हैं नहीं था। यहाँ मतलब था ये जमीन सिर्फ हमारी है और बस इसी सोच ने यहाँ जबरदस्त टकराव पैदा कर दिया। और फिर देखिए क्या हुआ। राष्ट्रवाद से बने मजबूत देश, इन मजबूत देशों में जगी साम्राज्यवाद की भूख, मतलब अपने एम्पायर को और बड़ा करने की चाहत। और जब एक ताकतवर देश की चाहत दूसरे से टकराई तो नतीजा क्या हो सकता था? सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। तो आखिर में हम इस कहानी के सार पर आते हैं। राष्ट्रवाद की विरासत ये एक दोधारी तलवार की तरह है। इसने आज़ादी भी दी और संघर्ष भी। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो राष्ट्रवाद ने लोगों को आज़ादी, लोकतंत्र और बराबरी का एहसास दिया। जर्मनी और इटली जैसे देश बने। लेकिन यही राष्ट्रवाद जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो यही देशों के बीच झगड़े की वजह बना और इसी ने पहले विश्व युद्ध की नींव रखी। सोचिए, एक ही ताकत जो राष्ट्र बनाती है और वही ताकत युद्ध भी शुरू कर देती है। आखिर वो कौन सी लकीर है जहां एक का अंत होता है और दूसरे की शुरुआत? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास से निकलकर आज भी हमारे सामने खड़ा है।